मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, आप बिहार के तमाम मैट्रिक में अध्ययनरत छात्रगण के समक्ष पुनः लाजवाब लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूँ। और इस बार मैं अर्थशास्त्र के 7वें चैप्टर, जो अंतिम चैप्टर है, उसके लेकर के जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। अब इससे पहले मैं आपसे पुनः तेजी से आग्रह कर रहा हूं कि यदि आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया है, जिसका नाम ही है सुनील जी खाँटी बिहारी, तो उसे सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं लगता है। चाहे बिहार में कहीं से भी अध्ययनरत हो, किसी भी जिला से, किसी भी शहर से, किसी भी आप गांव से, किसी भी कस्बे से अध्ययनरत हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क इसके लिए आपको नहीं देना है। पहला शब्द आता है उपभोक्ता। किसको कहते हैं? उपभोक्ता बना है उपभोग शब्द से। उपभोग मीन्स कि कोई व्यक्ति किसी सामान का इस्तेमाल करता है, उसको कंज्यूम करता है, उसका बेनिफिट्स उठाता है, उसको खर्च करता है, तो उसको हम लोग उपभोग कहते हैं। उसी उपभोग करने वाले को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं, सामान्य शब्दावली, सामान्य व्याख्या में। तो व्यक्ति जब वस्तुएं और सेवाओं के अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। खरीदार की अनुमति से ऐसी वस्तु का, सेवा का प्रयोग करने वाला अन्य व्यक्ति भी, खरीदार के पहले उससे परमिशन लेकर के अन्य व्यक्ति भी यदि इस्तेमाल करते हैं तो वो भी व्यक्ति उपभोक्ता के श्रेणी में आएगा। अगली जो जानकारी हमें जो चाहिए वो है ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले। आप देखिएगा कि बाजार जब जाइएगा या बैंक जब जाइएगा या आप कहीं भी जाते हैं तो उसमें अब जो नई वैश्वीकरण के दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बड़े हैं कस्टमर। कस्टमर इज गॉड कहा जाता है, ग्राहक भगवान के समान है। तो आप देखिएगा जो दुकान में लिखा होगा, ग्राहक हमारे आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और वो हम पर निर्भर नहीं है बल्कि हम उन पर निर्भर हैं। बैंक में आप लिखा देखिए होइएगा कि ग्राहक मेरे लिए ईश्वर समान है। और महात्मा गांधी तो इस बारे में बहुत पहले कह दिए थे कि बाजार उपभोक्ता के महत्व को पहचान ले, अन्यथा बाजार समाप्त हो जाएगी। हालांकि महात्मा गांधी बाजारीकरण के विरोधी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था। तो संक्षेप में ये कह लें कि बाजार के लिए उपभोक्ता सबसे महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता जागरण एक शब्द आता है आपके अर्थशास्त्र में। तो उपभोक्ता जागरण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह जिस वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है उसके बारे में गुण, मात्रा, वस्तु बनाने वाले कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। ये उसका राइट है, इसको राइट है और उसे मिलनी चाहिए। तो उपभोक्ता यदि किसी कारणवश ठगा गया, उसके साथ गलत हुआ, तो उसको राहत पाने की कुछ तरीके भी हैं। तरीके में मैं आपको 4 तरीका महत्वपूर्ण बतलाता हूं। पहला तरीका कि सामान के खराबी को हटाना। यदि ग्राहक शिकायत करता है दुकानदार को कि भाई अमुक सामान खराब है, इसमें ये चीज खराबी है, तो उसको वो सुधार कर देगा। दूसरा, सामान को बदल देना। सेकंड ये है कि आप सामान को ही इंटरचेंज करके, सामान यदि त्रुटिपूर्ण है तो उसके स्थान पर एक अच्छा सामान, त्रुटि मुक्त सामान जिसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो, वो सामान दे देना। तीसरा है कि जो पैसा दिया था उसी पैसा को रिटर्न कर देना, अर्थात जो पैसा हमने आपसे लिया था वो हमने आपको रिटर्न कर दिया और आप मेरा यदि त्रुटि युक्त सामान है तो वही वापस करते। फिर अगला है कि हानि की क्षतिपूर्ति करना, ये सबसे लास्ट होता है। इन्हीं 4 आधार पर उपभोक्ता को राहत देने के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उपभोक्ता चूंकि गांव बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, गरीब होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं या उनमें जागरूकता नहीं है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण नारे भी अब लिख दिए जाते हैं दीवार पर, टीवी, रेडियो, इन सब पर आपको बार बार दोहराया जाता है। जैसे कि कुछ नारा मैं आपको कहता हूं, सतर्क उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता, ग्राहक सावधान, अपने अधिकार को ग्राहक पहचानो, जागो ग्राहक जागो। आजकल तो देखिएगा टीवी में ये आपका स्लोगन ही चल पड़ा है। तो ये सब आपको उपभोक्ता को नारा के द्वारा बतलाया जाता है कि आपके साथ यदि किसी भी तरह की ठगी होती है या आप पहले ही सचेत रहें। अब अगली जो
जानकारी हमें चाहिए, आपको जो देना है अगली जानकारी कि उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है, किन कारणों से होता है, या किस चीज की कमी होती है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की स्थिति थोड़ी बहुत शोचनीय है। उसकी कुछ कारण भी है। शिक्षा की कमी है, गरीबी का प्रभाव है, जागरूकता का अभाव है, और इसी के कारण शोषण के शिकार हो जाते हैं। कई क्षेत्र में जाते हैं, बैंकिंग आइए, चिकित्सा आइए, दूरसंचार आइए, डाक आइए, खाद्य सामग्री आइए, भवन निर्माण आइए, कई क्षेत्र में उनको त्रुटिपूर्ण, लापरवाही या कालाबाजारी का सामना करना पड़ता है। ये उपभोक्ता के लिए बड़ा ही नुकसानदायक होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जो गैस एजेंसियां घर तक सिलेंडर नहीं पहुंचाते हैं, उसका पेमेंट भी जोड़ लेते हैं। गैस गैस उपभोक्ता का गैस जो होता है वो ब्लैक में बेच दिया जाता है। उपभोक्ता को गैस एजेंसी का चक्कर लगाना पड़ता है। गैस का वेट कम रहता है। शिक्षण संस्थान में चले जाइए तो गली गली शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, जिसमें योग्य शिक्षक नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, फर्नीचर नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, और गलत प्रचार करके झूठ वादा करके विद्यार्थी से पैसा वसूल लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में चले जाइए, वो भी अछूता नहीं है। डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन वो भी अछूता नहीं है। अनाप शनाप फीस वसूलते हैं। जिस चीज की जांच की न जरूरत है वो भी जांच का उस पर थोप देते हैं, उसका भी बिल बना लेते हैं। यहां तक कि जब पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी उसे रिलीज करने के लिए एक बड़ा चिट्ठा थमा देते हैं कि इतना पैसा दो तभी मैं ये डेड बॉडी को रिलीज करूंगा। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो और अब तो और भी आगे बढ़ गए हैं, तो प्रलोभन दे करके भी उपभोक्ता को ठगी की जाती है। जैसे एक वस्तु पर एक मुफ्त, आपको कहेगा कि ब्रश पर जीविया मुफ्त, कॉपी पर कलम मुफ्त। ये कुछ अच्छी भी है, लेकिन इसमें कुछ नकारात्मक की है। पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु देना, अनेक वस्तु के साथ जैसे स्कूटर, फ्रिज, टीवी, मोबाइल के साथ लाखों का इनाम पाए, कई तरह से ग्राहक को आकर्षित करने का एक से एक नायाब तरीका निकाल लिया गया है। तो उपभोक्ता शोषण के अब मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो मुख्य कारक एक है मिलावट की समस्या। जैसे कुछ सामान में नकली चीज मिलावट कर दी जाती है, कम तौल का सामान दिया जाता है, कम गुणवत्ता परक सामान दी जाती है जिसकी क्वालिटी खराब होती है, ऊंची कीमत पर सामान दी जाती है, डुप्लीकेट वस्तु बेच ली जाती है। तो यही सब आपका ये महत्वपूर्ण उपभोक्ता शोषण का कारक है। अब आइए कि जागरूक उपभोक्ता का लक्षण क्या होना चाहिए, कैसे आप जागरूक उपभोक्ता बने, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप ठगे ना जाए। तो नंबर 1, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकन ले। आप देख लीजिए कि वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, या और भी यदि टेक्निकल संस्थान है तो टेक्निकल एजेंसी जहां से उनको लाइसेंस जारी करती है उनसे उनको मान्यता मिला है कि नहीं। यदि आप मेडिकल संस्थान में एडमिट होते हैं, किसी भी संस्थान से, आप कोचिंग संस्थान में, तो आप ये जाने कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। इसके बाद आइए कि दवा लाइसेंस प्राप्त दुकानदार के यहां खरीदे, एक्सपायरी डेट उसका चेक कर ले, एलपीजी सिलेंडर का वजन जांच कर ले, सील है कि नहीं वो देख ले, और कई वस्तु जिसमें आईएसआई मार्का लगा रहता है या एग मार्का खाद्य पदार्थ की वस्तु में है तो वो देख ले, हॉल मार्का यदि जेवर खरीद रहे हैं तो वो देख ले। तो इसमें आपको ठगी की गुंजाइश ना के बराबर नहीं के बराबर रहेगी। अब अगली जो जानकारी आपको चाहिए वो है कि उपभोक्ता संरक्षण और सरकार। इसमें आपको सरकार ने अब क्या क्या दिया है उपभोक्ता संरक्षण के लिए। तो सरकार उपभोक्ता के हित की रक्षा के लिए कुछ कानून भी बनाई है। एक कानून है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये अधिनियम 1986 में जब लाया गया था तो उसके पहले सरकार ने कई विकसित देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अध्ययन किया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है। इन सब का अध्ययन करके तब लाया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। क्या है कि आपको भारत सरकार द्वारा ये एक पारित अधिनियम है जिसमें बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में आपको अधिकार दिया गया है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सभी वस्तु, सेवा भी उसमें शामिल है। व्यक्ति चाहे सार्वजनिक क्षेत्र का हो या निजी क्षेत्र का हो, उनसे आपको बचाव के लिए ये अधिकार दिए गए हैं। और ये वस्तु के गुणवत्ता, परिमाप, क्षमता, शुद्धता, इन सब के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सके
और आपको अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिल सके, अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिल सके, इन सब के लिए ही आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया है। उसमें यह भी अधिकार देता है कि वह आप इस उपभोक्ता इस बात को परख सके कि जो वस्तु और सेवा मिल रही है वो आपके लिए खतरनाक तो नहीं है, इससे आपका लाइफ या कोई डेथ की तो संभावना नहीं है, घायल होने की तो संभावना नहीं है, ताकि आप अपना बचाव कर सके। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को सशक्त बनाता है। इसके लिए आपको इसके लिए ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि सरकार ने आपके लिए एक वेबसाइट भी बनाया है जिस पर आप जाकर के काफी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस वेबसाइट का www.ncdrc.nic.in पर आप जाएं तो आपको बहुत विस्तृत जानकारी मिलेगी, या उपभोक्ता संगठन के वेबसाइट पर www.cuts जिसको कस्टमर कहते हैं, कस्टमर इंटरनेशनल .org पर जाए तो यहां पर भी आपको बहुत विस्तृत जानकारी मिलेगी। इस पर वेबसाइट उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित करती है। इसके बाद सरकार ने एक फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, और ये बीएसएनएल और एमटीएनएल पर 1800/11/400 इस पर भी आप कॉल करके जान सकते हैं। पुनः मैं आपको बतलाता हूं 1800/11/ उसके बाद 400 इस पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला जानकारी आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि स्वर्ण आभूषण पर आपका BIS का एक हॉलमार्क होता है जिसको हम लोग कहते हैं हॉलमार्क, वो उसकी जांच कर लीजिए, उसको आप देख ले, ये परिशुद्धता का परिमाप देता है। इसके बाद कई उत्पाद हैं जैसे बिजली उपकरण है, LPG है, सुरक्षा हेलमेट है, इसमें आप उस पर ISI मार्का देख लीजिए। फिर अब खाद्य पदार्थ में आप आइए तो उस स्थिति में उसका एग मार्का का ब्रांड देखिए उस पर है कि नहीं, इससे आप ठगने से बच जाएंगे, इससे आप ठगी से बच जाएंगे। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के धारा 6 के अंतर्गत कुछ अधिकार मिला है, उसके बारे में जानिए। पहला है सुरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्रोटेक्शन। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को प्रथम है सुरक्षा का अधिकार कि उपभोक्ता को ऐसी वस्तुएं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार उनको प्राप्त है जिससे उनको शरीर या संपत्ति को हानि हो। जैसे बिजली आपूर्ति का सामान है, डॉक्टर ऑपरेशन के समय यदि लापरवाही करते हैं और यदि पेशेंट उससे बहुत बड़ा जोखिमपूर्ण स्थिति में पड़ जाता है या उनका डेथ हो जाता है तो उन सब से भी उनको सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके बाद है राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सूचना पाने का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। उपभोक्ता वे सभी सूचनाएं, वे सभी इंफॉर्मेशंस प्राप्त कर सकते हैं जो वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए, खास करके निर्णय लेने के लिए वो महत्वपूर्ण है। जैसे उसमें कौन कौन सा चीज, उसमें अवयव की सूची क्या है, वजन क्या है, परिमाप क्या है, निर्माण की तिथि क्या है, उसमें डाले गए रंग क्या है, खुशबू क्या है, सम्मिलित पौष्टिक तत्व की मात्रा क्या है, स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक यदि कोई चेतावनी है तो वो भी मिलनी चाहिए, यदि वैधानिक चेतावनी है तंबाकू से संबंधित, कैंसर उन्सर से संबंधित, तो वो भी होना चाहिए। इसके बाद जो आता है एक और अधिकार है कि चुनाव या पसंद करने का अधिकार, उसको हम लोग कहते हैं कि राइट टू चूज। उपभोक्ता को अपने पसंद का ब्रांड, आकार, मूल्य के अनुसार वस्तु को चुनने का अधिकार है, उस पर आपको विक्रेता दबाव नहीं डालेगा। फिर सुनवाई का अधिकार भी है कि राइट टू बी हियर्ड। उपभोक्ता का यदि हित प्रभावित होता है, यदि वो ठगा जाता है तो उसको यदि वो शिकायत करता है तो आपको सुनवाई के लिए लेना पड़ेगा। इसके बाद है राइट टू सिक रिड्रेसल, जिसको कहते हैं शिकायत और क्षतिपूर्ति का अधिकार। ये अधिकार लोगों को यह आश्वासन देता है कि यदि क्रय की गई वस्तु या सेवा में किसी भी तरह का आपको त्रुटि होती है, आपके साथ ठगी की जाती है, तो उसका मुआवजा आपको मिलना चाहिए। लेकिन ये कब मिलेगा मुआवजा? यदि आप शिक्षित न होइएगा, आपको पता ही ना होगा जो किस एजेंसी में जाए, कहां शिकायत करें, किस फोरम में जाए, तो फिर आप कैसे लीजिएगा? तो उपभोक्ता को शिक्षा का भी अधिकार दिया गया है कि राइट टू एजुकेशन ऑफ द कंज्यूमर। तो उपभोक्ता को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु का मूल्य, उपयोगिता, कोटि, सेवा की जानकारी, ये सब सुविधाएं आपको आती है। अब उसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाया गया है और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। केंद्रीय स्वाभाविक है केंद्र के स्तर पर, और
और राज्य वाला राज्य के स्तर पर। अब उपभोक्ता का कर्तव्य कुछ है कि जब आप कोई सामान खरीदे तो रिसीट ले ले, रसीद ले ले, क्योंकि रसीद ही आपका ऐसा होगा जो प्रथम पहचान आप उस दुकान से खरीदे, नहीं तो दुकानदार इनकार कर देगा मेरे दुकान से नहीं लिए हैं। इसके बाद वस्तु की गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक, माप तौल, इस सब की तिथि, उपभोग की अंतिम तिथि, गारंटी, वारंटी पेपर जो भी आपको दी जाती है उन सबको आप ले लें। और फिर ISI मार्क, एग मार्क, बुल मार्क, हॉल मार्क जो भी है उनको भी आप चेक कर ले, जिससे आपको इसमें ठगे जाने की संभावना कम होगी, आपके साथ नुकसान होने की संभावना कम होगी। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो बना है, अब इसका कैसे लाभ लेंगे? तो ये 3 स्तर पर है। पहला राष्ट्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर, तीसरा जिला स्तर, जिसको हम जिला फोरम कहते हैं। तो पहले आप शिकायत जिला फोरम पर करें, लेकिन जिला फोरम से यदि आपको अच्छा रिड्रेसल नहीं मिलता है, अच्छा निदान नहीं मिलता है, तो फिर आप राज्य फोरम में ले जा सकते हैं। राज्य फोरम से भी यदि आपको निदान संतोषपूर्वक न मिलता है तो आप राष्ट्रीय फोरम में जा सकते हैं। राष्ट्रीय फोरम से भी निदान आपको संतोषपूर्वक नहीं मिला तो आपके लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरबार खुला हुआ है। और अभी वर्तमान में 604, हालांकि आपकी पुस्तक में दिया है 582, लेकिन वर्तमान में एकदम करेंट डेटा के अनुसार मैं आपको बतला रहा हूं कि 604 डिस्ट्रिक्ट आपका कंज्यूमर फोरम है और 34 राज्य उपभोक्ता फोरम है, जबकि आपके पुस्तक में 35 दिया गया है। चूंकि आप जानते हैं कि कुछ राज्यों को अलग किया गया है, मिलाया गया है, तो इन सब के कारण ये डेटा आपका थोड़ा अदल बदल हो रहा है। तो ये आपको मिला है, यहां पर आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब शिकायत करे तो कहां करे, किस जगह करे, तो आपके उसके वैल्यूज पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का या फिर सेवा का मूल्य 20 लाख से कम है तो उसको पहले आप जिला फोरम में आप शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। लेकिन वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से 1 करोड़ के बीच यदि है तो उस स्थिति में आप उसका राज्य आयोग में दर्ज करा सकते हैं, और 1 करोड़ से यदि अधिक है तो आप राष्ट्रीय आयोग में करा सकते हैं। ये आपका एक क्राइटेरिया है जो वैल्यू बेस्ड है। अब शिकायत आप किन स्थितियों में कीजिएगा? तो शिकायत उन स्थितियों में कीजिएगा जो खरीदे गए सामान में खराबी हो, प्रदर्शित मूल्य या इसमें प्रदर्शित मूल्य से आपको ज्यादा मूल्य लिया गया हो, उपयोग जिस सेवा के लिए लिए गए थे उसमें कमी पाई गई हो, या आपके जीवन और जोखिम में कुछ खतरा आपको पैदा किया है, तो इन सब के लिए आप शिकायत कर सकते हैं। अब शिकायत का तरीका क्या होना चाहिए, वेज क्या होना चाहिए, कैसे शिकायत कीजिएगा? तो शिकायत के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करनी है, किसी वकील के पास नहीं जानी है, किसी आपको बहुत पढ़े लिखे के पास लोग नहीं जा। शिकायत आप सादे कागज पर लिख करके, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई फी नहीं लगता है। आप सादे कागज पर लिख करके और शिकायत में ये सब विवरण आप डाल दीजिए कि आप अपना नाम, शिकायतकर्ता का नाम, इसके बाद जिस पर आप शिकायत कर रहे हैं विपरीत पार्टी का नाम, शिकायत से संबंधित फैक्ट डाल दे, शिकायत में उल्लिखित आरोप डाल दे और अपना हस्ताक्षर कर दे। बस इतने ही में आपको आपकी शिकायत की पिटीशन बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब आर्थिक शोषण जो हुआ है उसका निराकरण कैसे होगा? तो इसमें ध्यान रखिए कि निराकरण में कि वैश्वीकरण के युग में उपभोक्ता होता क्या है कि विज्ञापन इतना दी जाती है टीवी पर, इंटरनेट पे, पेपर में, मैगजीन में, जिससे उपभोक्ता चकाचौंध में खो जाते हैं और कई बार शोषण का शिकार होते हैं। तो इसके लिए आप मानवाधिकार आयोग में जा सकते हैं। मानवाधिकार आयोग बहुत उच्च स्तर एजेंसी है, राष्ट्रीय स्तर पर यह उच्चतम संस्था है और वहां मानवाधिकार की रक्षा के लिए, संबंधित हित की रक्षा के लिए आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्व क्या है तो आप समझ सकते हैं कि इसके अध्यक्ष वही बनते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड होते हैं वही बन सकते हैं, अवकाश प्राप्ति बन सकते हैं। और देश के प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग भी बना हुआ है। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग भी बनी हुई है, जहां महिला से संबंधित कोई शिकायत है तो वो लेकर के जा सकती हैं। और फिर एक राइट टू इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, इंफॉर्मेशन कमीशन या सूचना आयोग जिसको कहते हैं, आप वहां जा सकते हैं। उपभोक्ता अपने अधिकार की रक्षा के लिए वहां भी जा सकते हैं और वहां पर उत्पाद संबंधी सूचना आप उपलब्ध कराने के लिए कह सकते हैं। तो इन सब जगह की उपभोक्ता का जितनी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए तो वो सब आप, जैसे
अभिलेख हुआ, ईमेल हुआ, आदेश हुआ, दस्तावेज हुआ, नमूना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा हुआ, ये सब आप उपलब्ध कराने के लिए कह सकते हैं। और लोक सूचना पदाधिकारी को 30 दिन के अंदर सूचना देना होगा, नहीं तो आप फर्स्ट अपील में चले जाएंगे। तो इस तरह से उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित आपके चैप्टर, जो 7वां चैप्टर था, वो समाप्त हुआ और उपभोक्ता जागरण और संरक्षण समाप्त हुआ। और मैं पुनः सुनील जी आपसे आग्रह कर रहा हूं, जो बिहार में आप कहीं से भी अध्ययनरत हैं, चाहे पटना हो, दरभंगा हो, आरा हो, वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो, अररिया, कहीं से भी हो, तो आप ध्यान रखें कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये बिल्कुल फ्री है और इसका लाभ उठावे। मैं आगे जाकर के आपको इस तरह से आपका अर्थशास्त्र पूरा लेक्चर सीरीज समाप्त हुआ, आगे जाकर के मैं ऑब्जेक्टिव भी प्रस्तुत करूंगा। और अब मैं आपको आने वाले दिनों में इतिहास से भी संबंधित सारी लेक्चर सीरीज दूंगा और फिर आपको उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव की भी सारी प्रश्नावली आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप लाभ उठावे, गरीब अमीर जो भी हैं आप लाभ उठावे। और इस तरह से मैं सुनील जी आपसे विदा ले रहा हूं। धन्यवाद और जय बिहार, जय भारत।